नमस्कार मित्रों। जो हमारी श्रृंखला चल रही थी कि हमें आरपीएससी के जो पुराने जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करने थे और उनका रिवीजन करना था। इसी श्रृंखला में आज हम दूसरा पेपर लेंगे और वो है प्राध्यापक परीक्षा 2015, जिसका पेपर हुआ था 22/7/2016 को। रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है अपना। कल से जो 2011 से ही हम सीरियल से चलेंगे। दूसरी चीज़, आप एक टारगेट फिक्स करें, चाहे वो टारगेट छोटा सा ही हो, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। हमारा टारगेट है कि आरपीएससी के जितने भी पेपर हैं साइकोलॉजी के, वो हमें सॉल्व करने हैं, ताकि 30 में से कम 27 से 28 प्रश्न अपने सही हो जाए। और अगर आपने इसको 2 बार 3 बार अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं। आज पहला प्रश्न है, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो इसका आंसर है कि अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो एक तरह से परिभाषा भी हो सकती है कि अधिगम क्या है, तो अभ्यास और अनुभव से जो परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। दूसरा है, स्मृति स्तर के शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, ज्ञान का पुनर्स्मृति और तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। अगला प्रश्न है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम, ये किसने कहा है? तो ये कहा था गेट्स एवं अन्य ने। पहला प्रश्न भी ये का ही है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखिए, व्यवहार में हुआ परिवर्तन यानी अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप, और यही परिभाषा है अब अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप। गेट्स और अन्य ने कहा कि इसे अधिगम कहते हैं। अगली बात करते हैं हम वापस कि दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी गेने ने। अगला है कि कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य है? शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य कौन सा है? तो प्रत्यक्षीकरण, निदान और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं। अगला है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो जरशेल्ड की है। इसने कहा था किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील जो व्यक्ति होता है वह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम तक हो जाता है? तो वह हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम। अगला है कि सुमेलित कीजिए। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, ये सब सुमेलित ही है या सम्मिलित है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 वर्ष, स्वायत्तता बनाम संदेह 1 से 2 वर्ष, पहल बनाम ग्लानि 3 से 5 वर्ष, और अस्तित्व बनाम भूमिका 13 से 18 वर्ष। ये जो है ये किशोरावस्था है जो अस्तित्व बनाम भूमिका की अंदर आती है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो वह है सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। फिर है, हेवगेस्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य है? तो अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना, शरीर का प्रभावी उपयोग करना। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, अपने माता पिता एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये इसके विकासात्मक कार्य हैं किशोरावस्था के। अगला प्रश्न है कि कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक है, यानी सामयिक बुद्धि के घटक कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, तो सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक एकीकरण और सामयिक प्रबंधन, ये सभी तो इसके घटक हैं। और इसके ऑप्शन में ये था चौथा ऑप्शन की सामाजिक अधिगम, तो ये घटक नहीं है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या के वैज्ञानिकों का है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो एक तो वर्दाइमर, कोहलर और टॉलमे। अगला प्रश्न है,
मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो वह है व्यवहारवादियों ने। अगला प्रश्न है, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? तो निर्मितवादी जो सिद्धांत होता है उसमें अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। फिर है संतुलित समायोजन का क्षेत्र है, जो संतुलित समायोजन है उसका क्षेत्र कौन सा है? तो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सामूहिक संतुलन, कार्य कुशलता, ये तो इसके क्षेत्र हैं। और अवधान आ जाए तो अवधान की जो मांग है वो इसके समायोजन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है अपना कि मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? तो C.W. बियर्स को दिया जाता है। अगला है निर्देशन है, यानी निर्देशन क्या है? तो संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, ये सभी क्या है? ये है निर्देशन। परंतु समस्या का समाधान करना निर्देशन नहीं है। ठीक है, निर्देश यानी जो हम निर्देश देते हैं वो संकेत करना है, इंगित करना है और प्रदर्शन करना है। समस्या का समाधान करना निर्देश नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। दो धनात्मक लक्ष्य हों कि जैसे आप ये मान लीजिए कि दोनों को वो प्राप्त करने के पक्ष में नहीं होता है, तो वह आता है ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। अगला है कोल के अनुसार बालिकाओं के पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा है? बालिकाओं के लिए जो पूर्व किशोरावस्था का काल है वो कौन सा है? तो 11 से 12 वर्ष पूर्व किशोरावस्था का काल। अगला है संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को उनके सम्मुख उदाहरणों के साथ सुमेलित करना है। संप्रेषण में आती है उसके सुमेलित ही है ये, आप डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं मैंने कि भौतिक बाधाएं कौन कौन सी है? तो खराब स्वास्थ्य। भाषा की बाधाएं कौन सी आएगी? अनावश्यक शब्द आ जाएंगी। मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी है? पूर्वाग्रह। और पृष्ठभूमि की बाधा है वो है पूर्व कार्य की स्थिति। अगला है कि सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान कौन सा है? सूचना पर कार्य करते हैं उससे प्रतिमान कौन सा है? तो सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान है आगमन चिंतन प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान और संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। उसके बाद अगला है कि प्रगतिशील संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो डेविड आसुबेल इसके प्रतिपादक है। अगला है कि विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य और उपयोगिता क्या है? प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करना ही विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य या उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम। कंप्यूटर के साथ कर रहा है इसलिए कंप्यूटर सह अधिगम। अगला है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसके प्रवर्तक है लॉरेंस टुलोरो और डेनियल डेविस। उसके बाद आगे बात करते हैं हम प्रश्न की कि अनुदेशन तकनीक से संबंधित कौन कौन है? तो ब्रूनर है, ग्लेजर है और आसुबेल है, ये सभी अनुदेशन तकनीक से संबंधित है। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक हैं। अगला है प्रणाली उपागम के पद हैं, तो प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन और मूल्यांकन, ये तो है इसके उपागम के पद। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है प्रणाली के मूलभूत समष्टिज हैं इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो प्रश्न बोर्ड ने RPSC ने डिलीट कर दिए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ शो नहीं करेंगे। जो RPSC ने सही माने हैं, जिनकी की दी है, हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। इन प्रश्नों को आपको लगातार रिमाइंड करते रहना है और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें आप इसको शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।